हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है ताबीज। यह एक हॉरर स्टोरी है। तो अगर आपको भी डरावनी, भूतिया कहानी या स्केरी स्टोरीज इन हिंदी सुनने का शौक है तो इस कहानी को पूरा जरूर सुने। मुझे मेरी इंजीनियरिंग खत्म किए 10 साल हो गए और आज मैं एक एमएनसी में अच्छी जॉब करता हूँ। पर बीते 10 साल में मेरी कोई भी एक रात ऐसी नहीं बीती जब मैंने उस हादसे को याद न किया हो। आज भी उस हादसे को याद कर मेरी रूह कांप जाती है। कितनी बार तो मैं आधी रात को उठ के बैठ जाता हूँ। खुद को याद दिलाता हूँ कि उस हादसे को बीते कई साल हो गए हैं। यह बात उन दिनों की है जब मैं दिल्ली के कॉलेज में अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। तब मेरी मुलाकात अमन और विनोद से हुई। हम तीनों की अच्छी जमने लगी थी। हम एक साथ घूमते और किसी तरह एक दूसरे की मदद से लटक लटक कर पास भी हो जाते। इस तरह 3 साल कब गुजर गए किसी को पता नहीं चला। फिर एक दिन अमन मेरे पास भागता हुआ आया। अमन, देव, तुझे पता है हमारे बगल वाले कमरे में एक पढ़ाकू लड़का है। मैं तो कह रहा हूँ उसे लपेट लेते हैं। किस्मत से पास हो गए तो सबकी अच्छी नौकरी लग जाएगी। विनोद, हाँ देव, अमन बिल्कुल सही कह रहा है। वैसे भी तुम दोनों तो किसी तरह पास हो जाते हो, लेकिन मेरी इस मोटी बुद्धि में जल्दी से कोई बात घुसती नहीं। प्लीज ना देव, एक बार पढ़कर देख लेते हैं। नहीं अच्छा तो फिर दोबारा नहीं जाएंगे हम। अमन और विनोद की बात सुन मैं भी एक पल को सोच में पड़ गया। दोस्तों की जिद के आगे मेरी एक न चली और अगले ही पर हम उस लड़के के कमरे के बाहर खड़े थे। अमन दरवाजा खटखटाते हुए, अरे कोई अंदर है, दरवाजा खोल। विनोद, सुना नहीं क्या? हमें पता है तू अंदर ही है, दरवाजा खोल। अमन और विनोद ने दरवाजा पीटते हुए कहा, पर दरवाजा नहीं खुला। तभी मेरे मन में आया कि क्यों ना मैं एक बार खिड़की से अंदर देखूं और पता लगाऊं कि आखिर अंदर चल क्या रहा है। उसे देख मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। देव, अमन, विनोद, जल्दी आओ। ये देखो, ये लड़का तो फांसी लगा रहा है। मैंने चीखते हुए दोनों से कहा। अमन और विनोद भी मेरी चीख सुनकर मेरे पास आ गए। उन्होंने भी वही देखा जो मैं देख रहा था। अमन, विज्ञान, तुम ये क्या कर रहे हो? अब बस से नीचे उतरो अभी। विनोद, हाँ विज्ञान, जल्दी से नीचे आ जाओ वरना मैं शोर मचाकर सबको बुला लूंगा। फिर ये लोग तुम्हें इस कॉलेज से निकाल देंगे। इसलिए हमारी बात मानो। हम तुम्हारी मदद के लिए आए हैं। देव, विज्ञान, नीचे आ जाओ दोस्त। हम तीनों को खिड़की से चीखता देख विज्ञान भी रुक गया। उसे पता चल चुका था कि उसकी आत्महत्या की कोशिश नाकामयाब हो चुकी है। फिर ना चाहते हुए भी विज्ञान को अपने कमरे का दरवाजा खोलना पड़ा। हम लोग बैठकर उसे समझाने वाले थे कि वो जो करने जा रहा था वो सिर्फ एक बेवकूफी थी। पर जब हम कमरे के अंदर गए, विज्ञान कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा था। वह ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे अभी कुछ हुआ ही ना हो। विज्ञान, ये क्या मजाक कर रहे हो तुम लोग? मैं और आत्महत्या, ये मुमकिन ही नहीं है। मैं तो दूसरों को मरता हूँ, फिर मैं खुद को क्यों मरूंगा? हम विज्ञान को यकीन दिलाने की बहुत कोशिश करने लगे।
पर उसने हमारी बात नहीं सुनी। तभी विनोद ने विज्ञान के गले में कुछ अजीब सा देखा। विनोद, विज्ञान, ये तो हमारे गले में क्या है? कोई ताबीज आबीज है क्या? ये कहते हुए विनोद विज्ञान के गले में लटके ताबीज को छूने जा रहा था कि विज्ञान ने विनोद का हाथ पकड़ दूर झटक दिया। विज्ञान, खबरदार, अगर इसे छूने की कोशिश भी करी तो। ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है, जो उनके जाने के बाद एक राक्षस से मेरी रक्षा करती है। इसीलिए इसे कभी छेड़ने की कोशिश मत करना। ताबीज की बात निकलते ही मामला संगीन हो गया, पर मैंने महज इसे एक इत्तेफाक समझ इस बात को दबाते हुए कहा, देव, अरे अब ऐसे ही पूरी रात निकली है। हम लोग तो यहाँ पढ़ने के लिए आए थे, फिर अब क्या हो गया सबको? ये सब कहते हुए मैंने जब विज्ञान की ओर देखा तो उसकी नजरें विनोद को ही देख रही थी। सच कहूं तो उसके चेहरे पर मौत की भद्दी मुस्कान थी, जिसे देख मैं डर गया था। वैसे विज्ञान था तो अक्लमंद, क्योंकि वो जिस तरीके से हमें समझाता, हमें पढ़ाता था, उसकी सारी बातें हमें अच्छे से याद रहती थी। देव, वाह विज्ञान, तुम सच में कमाल के हो। तुम्हारे बारे में जो सुना था सब कुछ सच था। विनोद भाई, तू ऐसे ही एग्जाम से एक रात पहले हम सबको पढ़ा दिया कर। हम एक रात में टॉप कर जाएंगे। हम और विनोद विज्ञान से बड़े खुश थे, पर मुझे अब विज्ञान पर शक होने लगा था। विज्ञान से पढ़ने के बाद हम सब अच्छे नंबरों से पास हो गए, पर अब बहुत कुछ बदल चुका था। विनोद ज्यादातर विज्ञान के साथ रहने लगा था, और तो और विज्ञान के आने के बाद से वो 2 बार बड़ी बड़ी दुर्घटना से बाल बाल बचा था, और दोनों बार दुर्घटना के समय सिर्फ एक विज्ञान ही उसके साथ था। दोनों की अच्छी जमने लगी थी, इस कारण दोनों में नोकझोंक होने लगी थी। विनोद अक्सर विज्ञान को उसके ताबीज के बारे में ताना मारता रहता था। विनोद, विज्ञान, तुम हर इसे क्यों पहनते हो? तुम एक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट होकर इन सब में विश्वास रखते हो? कितनी मूर्खता वाली बात है। मैं रहता तो कब का इसे तोड़कर फेंक देता। विनोद की बात सुनकर भी विज्ञान उसे कुछ नहीं कहता, पर उसके चेहरे पर वही मौत की भद्दी मुस्कान छलक रही होती जो मैंने शुरू में देखी थी। ऐसे ही कुछ और दिन बीत गए। हमारे फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम भी सर पर आ चुके थे, और ठीक एक हफ्ते पहले विनोद का जन्मदिन भी था। तो हमने बिना किसी की परमिशन लिए विनोद की बर्थडे पार्टी हॉस्टल की छत पर रखी। देव, अरे विनोद, इतना चुप क्यों है तू? क्या हुआ? अपने जन्मदिन वाले दिन भी तू खुश नहीं लग रहा है। मेरी इस बात पर विनोद और परेशान हो गया। तभी उसने चिल्लाते हुए कहा, विनोद भैया, देखना, अभी तक विज्ञान नहीं आया, जबकि उसे मैंने सबसे पहले इनवाइट किया था। विज्ञान की तरफ ये विनोद का लगाव मुझे अजीब लगा था, पर मैंने इस बात को इग्नोर कर विनोद को अपने साथ नाचने के लिए कहा। शुरू में तो उसने मना किया, पर शराब के नशे में उसे भी हमारे साथ मजा आ रहा था। रात काफी हो चुकी थी। हमारे सब दोस्त जा चुके थे। अब बस मैं, विनोद और अमन ही बचे थे। पर इस बीच विज्ञान कब हमारे बीच आकर नाचने लगा, ये किसी को पता ही नहीं चला। उसी डांस में विनोद ने जब विज्ञान के गले में वो ताबीज देखा तो उसे फिर उससे चिढ़ होने लगी। विनोद, कितनी बार मना किया है तुझे? पर तू है कि ये फालतू का अंधविश्वास गले में लटकाए घूमता ही रहता है।
विनोद ने इतना कहकर विज्ञान के गले से वो ताबीज निकाल उसे अपने पैरों के नीचे कुचल दिया। अमन, विनोद, ये तूने क्या किया? वो उसकी माँ की आखिरी निशानी थी। अमन विनोद से कहता हुआ उसे कोने में ले गया। पर मैं अभी भी विज्ञान के सामने ही खड़ा था कि तभी ताबीज के टूटते ही विज्ञान की आंखें लाल हो गई। उसके कंधे से नुकीली हड्डियां निकलने लगीं और बदन पर खूब सारे बाल उग आए। उसकी हड्डियों के अकड़ने के कारण वो किसी भेड़िए की तरह अपने दोनों हाथों और पैरों के सहारे जमीन पर बैठकर घुर्राने लगा। देव, विज्ञान, ये क्या हो गया है तुम्हें? तुम किसी भेड़िए की तरह क्यों हो गए हो विज्ञान? विज्ञान, मैं विज्ञान से कहता हुआ दूर जा रहा था। सच कहूं तो इस पल ने मेरे अंदर के सारे डर को सच कर दिया था। मेरी बातें सुन वो भेड़िया मुझे मारने के लिए मेरी तरफ कदम बढ़ा ही रहा था, तभी विनोद ने कहा, विनोद, अरे जानवर, उस पर क्यों अपना जोर दिखाता है? अगर दम है तो मुझसे आ। विनोद की बात है सुन वो भेड़िया विनोद की तरफ आ गया। अमन विनोद के पास ही खड़ा भेड़िए को अपनी तरफ आते हुए देख रहा था। अमन, विनोद, ये विज्ञान तो एक भेड़िया बन चुका है। पर ये कैसे मुमकिन है? ये कहते हुए अमन ने पास ही में पड़ी लोहे की रॉड हाथ ले ली और विनोद की रक्षा करने लगा। विनोद भेड़िए को अपनी तरफ आता देख सबको असलियत बताने लगा। विनोद, अमन, मुझे आज ही पता चला है कि विज्ञान इंसान नहीं बल्कि एक भेड़िया है। मैं जब इसे अपने जन्मदिन के लिए इनवाइट करने उसके कमरे में गया तो मुझे इसकी असलियत का पता चल गया। ये इंसान बनकर लोगों के बीच में रहता है और अपने लिए कोई आसान शिकार ढूंढता है। इस ताबीज की वजह से इंसान का रूप ले सकता है या किसी इंसान के अंदर समा सकता है। इस वक्त ये जिस विज्ञान के शरीर में था उसे इस भेड़िया ने 6 साल पहले ही मार दिया था। विनोद ये बोल ही रहा था तभी अमन ने जोर से हमला किया। मैं भी उस भेड़िए के पीछे खड़ा खाली बोतलों पर उस पर हमला करने लगा, पर हम दोनों हार गए। लोहे की रॉड से मार खाने के बाद उस भेड़िए को कोई खरोंच तक नहीं आई। उसने अपने नुकीले पंजों से उसके पेट की सारी अंतड़ियां निकाल दी और फिर अमन का पूरा सिर अपने मुंह में दबाकर धड़ से अलग कर दिया। उसके बाद दोनों को हॉस्टल की छत से नीचे गिरा दिया। भेड़िया का इतना खूंखार रूप देख विनोद और मेरी रूह कांप गई। मैंने तुरंत विनोद से चीखते हुए कहा, देव, विनोद, भाग वहां से, वरना ये तेरा भी वही हाल करेगा जो इसने अमन का किया है। मैं विनोद से कह ही रहा था कि इतने में विनोद अपनी हिम्मत बांध खड़ा हो गया। विनोद, नहीं देव, तू भाग जा, भाग जा यहां से, भाग जा और अपनी जान बचा ले। मैं जानता हूं ये भेड़िया हर हाल में मुझे जान से मार देगा। ये विनोद के आखिरी शब्द थे जो उसने मुझसे कहे थे। विनोद मुझे भागने का कहकर खुद ही छत के किनारे पर जाकर खड़ा हो गया। भेड़िया उसकी तरफ दौड़ा ही था कि विनोद ने उस भेड़िए को जकड़ लिया। विनोद, मैं तुझे अब और लोगों की जान नहीं लेने दूंगा। तूने जो मेरे दोस्त अमन पर हमला किया उसका बदला तो मैं लेकर ही रहूंगा। इतना कहकर विनोद अपनी पूरी ताकत से उस भेड़िए को किनारे की ओर खींचने लगा। विनोद इस भेड़िए के जिस्म से इस तरह चिपक चुका था कि ढेर सारे हमलों के बाद भी वो भेड़िया खुद को विनोद से अलग नहीं कर सका। विनोद धीरे धीरे भेड़िए को किनारे पर ले आया।
मैं भी किसी जिंदा लाश की तरह अपने डर से मजबूर ये सब होते हुए देख रहा था। तभी विनोद उस भेड़िए को अपने साथ लेकर हॉस्टल की छत से नीचे जा गिरा। एक पल में मेरे दो सबसे अजीज दोस्त मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चले गए थे। अगले दिन जब कॉलेज में इस बारे में पता चला तो मैंने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया, पर किसी को मेरी बात पर यकीन नहीं हुआ। बल्कि कॉलेज ने मुझसे कहा कि मुझे पुलिस को ये बयान देना होगा कि विनोद और अमन नशे में होने के कारण एक दूसरे से लड़ने लगे और अपनी ही गलती से हॉस्टल की छत से नीचे गिरे और मर गए। और ये भी कहा कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो कॉलेज मेरा कैरियर बर्बाद कर देगा, फिर मुझे कहीं जॉब नहीं मिलेगी। ना चाहते हुए भी मुझे कॉलेज की बात माननी पड़ी और उस रात हुए हादसे को मुझे महज एक गलती बतानी पड़ी। बस यही बात मुझे आज भी सताती है, रातों को चैन से सोने नहीं देती। अमन और विनोद की चीखें आज भी मेरे कानों में गूंजती है, क्योंकि मैंने ही अपने दोस्तों को इंसाफ नहीं दिलाया। बस हादसे वाली रात को हॉस्टल की छत से 3 बॉडी नीचे गिरी थी, मगर मेरे लिए सिर्फ 2, अमन और विनोद की। उस भेड़िए का कहीं कोई नामो निशान नहीं मिला। मैंने ये बात कभी किसी को नहीं बताई। उस रात उस भेड़िए के ताबीज के टुकड़े मैंने अपने पास रख लिए और आज मैं उस ताबीज को पूरी तरह जोड़ भी चुका हूँ, इस उम्मीद में कि शायद किसी रोज वो भेड़िया अपने ताबीज को ढूंढता हुआ मेरे पास आए और मैं उससे अपने दोस्तों की मौत का बदला ले सकूं। तो हो सकता है शायद वो भेड़िया आज भी कहीं जिंदा घूम रहा हो। क्या पता आपके साथ आपके पास बैठा हो, वो भी अपनी कहानी देख रहा हो। ये हॉरर स्टोरी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं। ऐसी और भी डरावनी कहानियां पढ़ने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। आज की हमारी दूसरी कहानी का नाम है अनहोनी। अगर आपको भी डरावनी कहानियां, भूतिया कहानी या हॉरर स्टोरी सुनने का शौक है तो हमें सब्सक्राइब करें। हम बढ़ते हैं हमारी दूसरी कहानी पर। मुझे भी आपकी तरह भूतों से बातें करना, उनकी कहानियों देखना बहुत अच्छा लगता था। कभी कभी तो मैं पूरी रात भूतों की किताबें पढ़ते हुए उनकी कहानियां दोहराते हुए निकाल देता था। सच कहूं तो मैंने आज तक कभी कोई भूत नहीं देखा। मैं अक्सर यही सोचता था कि भूत आखिर दिखते कैसे होंगे। क्या सच में जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है, ठीक वैसे ही होते हैं? बेहद डरावने, बहुत खूंखार बड़े बड़े नाखून जो इंसानों के जिस्म से उसका मांस नोचकर खा जाए, या फिर कुछ और? आपकी तरह मैं भी अक्सर यही सोचता हूं कि किसी दिन अगर कोई भूत, पिशाच, डायन, चुड़ैल और पता नहीं क्या क्या मेरे सामने आ जाए तो मैं क्या करूंगा। आखिर मैं उन्हें पहचान भी पाऊंगा या नहीं? पर उस रात के हादसे के बाद से मेरे ये सारे सवाल धरे के धरे रह गए। अब बस मैं दुआ करता हूं कि अब आपको ये बुरी ताकतें ना ही दिखें तो बेहतर है। आप भी सोच रहे होंगे, क्या करें? ऐसा क्या हुआ मेरे साथ जिसने मेरी सोच को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया? तो चलिए आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूं। ये बात उन दिनों की है जब मैं अकेला ही कानपुर से दिल्ली अपनी मौसी के यहाँ जा रहा था। रात का सफर था, ऊपर से सर्दियों का मौसम। इस पर भी मैंने अपने लिए खिड़की वाली सीट बुक की थी। उस दौरान मेरी उम्र 23 साल की थी। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैं खिड़की की सीट से अपना चेहरा बाहर निकालकर सर्दियों का मजा ले रहा था और बाकी मौजूद पैसेंजर अपनी नींद का। तभी अचानक ही बस ड्राइवर ने जोर की ब्रेक लगा दी। मैं खिड़की से गिरने को ही हो गया। अबे क्या पीकर चला रहा है? मरने का ही शौक है तो पटरी पर लेट जाके हम लोगों को क्यों मारना चाहता है? अचानक ब्रेक लगने से सबकी नींद हराम हो गई।
सबका गुस्सा एक पल में ड्राइवर पर फूट पड़ा, पर कंडक्टर ने बात संभाले हुए कहा, कंडक्टर, अरे घबराइए नहीं, वो अचानक से बिल्लियों का जोड़ा बस के नीचे आ गया, इसलिए एकदम से ब्रेक लगानी पड़ी। पर कोई फायदा नहीं हुआ, वो बेचारे जिंदा ही कुचले गए। कंडक्टर की बात सुन मेरे बगल में बैठे एक बूढ़े शख्स ने कहा, बूढ़ा, क्या तुमने बिल्ली के जोड़े को कुचल दिया? अरे आज अमावस है, काली अमावस। ये 12 सालों में सिर्फ एक बार आती है। इस दिन चुड़ैल, पिशाचिनी, डायन किसी जिन या भूत के साथ मिलकर खुद को और शक्तिशाली करती हैं। तुमने अनजाने में ही पर बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया है बेटा। अब अनहोनी होने से कोई नहीं रोक सकता। बूढ़े शख्स की बातें सुन सबके रूह कांप गई थी। बस में मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर मौत का डर साफ दिखाई दे रहा था। बस में हम कुल 15 लोग ही सफर कर रहे थे, पर किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि कोई बस से नीचे उतर कर देखे। पर कंडक्टर ने बूढ़े शख्स की बातों को हवा में उड़ाते हुए कहा, कंडक्टर अंकल, आप बुढ़ापे में सठिया गए हो। कुछ भी अनाप शनाप बकबक करके मेरे पैसेंजर को भी डरा रहे हो। देखो कैसे हम आपको सही सलामत दिल्ली पहुंचाते हैं। ड्राइवर साहब, जरा बस को हवाई जहाज तो बनाओ और जल्दी से दिल्ली पहुंचाओ। कंडक्टर बड़े ही जोश से ड्राइवर से कहता हुआ उसकी तरफ देख ही रहा था कि उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ड्राइवर अपनी सीट पर नहीं था। ड्राइवर के गायब होते ही बस में हल्ला हो गया। सब लोग एक पल में बेचैन हो गए। तभी कंडक्टर ने सबको शांत कराते हुए कहा, कंडक्टर, अच्छा शांत हो जाइए आप लोग। इसमें घबराने की कोई बात नहीं। जब कभी बस रुकती है तो ड्राइवर साहब बिना बताए हल्के होने चले जाते हैं। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। वैसे भी मैं इतनी बस तो चला ही लेता हूं कि आप लोगों को सही सलामत दिल्ली पहुंचा दूं। पर पहले ड्राइवर साहब को ढूंढता हूं। इतना कहकर कंडक्टर गाड़ी से उतरने ही वाला होता है कि मेरे बगल में बैठे बूढ़े शख्स ने कंडक्टर को चेतावनी देते हुए, बूढ़ा, सुना नहीं कंडक्टर, बाहर मत जाओ। ड्राइवर अब कभी वापस लौटकर नहीं आने वाला, और अगर तुम भी बस से उतर गए तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो तुम्हारे ड्राइवर का हुआ है, फिर कभी नहीं मिलोगे। बूढ़े शख्स के इतना कहने पर भी कंडक्टर ने उसकी एक नहीं सुनी और बेफिक्र ही बस से उतरकर ड्राइवर को आवाजें लगाने लगा, कंडक्टर, ड्राइवर साहब, कहाँ हैं आप? ड्राइवर साहब, अब चलिए। यार पैसेंजर परेशान हो रहे हैं। जंगल के बीचों बीच बस रोक के कहाँ गायब हो गए? कंडक्टर चीख चीख कर ड्राइवर को आवाजें लगा रहा था। उसकी चीखों की गूंज ड्राइवर पूरे जंगल में गूंज रही थी। एक तो शरद रात, ऊपर से डर का खौफ। ये मेरी जिंदगी का पहला लम्हा था जब मुझे यकीन हो गया था कि जरूरी नहीं कि हर बार डर आपके सामने कोई चेहरा लेकर आए। कहते हैं जब डर हवा में घुल जाता है तो हर एक सांस कीमती लगने लगती है। ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी हो रहा था। सबकी सांसें डर के बारे गर्म हो गई थी कि तभी कंडक्टर की एक चीख ने सबका खून जमा दिया। सब लोग खिड़की से बाहर देखने लगे थे, पर किसी को भी कंडक्टर दिखाई नहीं दिया। तभी अचानक से कंडक्टर का सिर बस के शीशे को तोड़ता हुआ किसी फुटबॉल की तरह हम सबके बीच आ गिरा। कंडक्टर का कटा सिर देख सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। सब लोग डर के मारे चीखने लगे थे। सच कहूं तो एक पल को कंडक्टर के कटे सिर में मुझे मेरा सिर दिखाई दे रहा था, और अभी तो अनहोनी की शुरुआत भर थी। कंडक्टर के मरते ही बस के आसपास काले साए मंडराने लगे थे। अजीब अजीब सी आवाजें कान को छीलने लगी थी। डायन, तुम लोगों ने हमें मार दिया था, हम तुम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जिन्नात, हमारा मिलन तुम लोगों की वजह से अधूरा रह गया। तुम्हें उसकी सजा मिलकर रहेगी। आवाजें सुनकर साफ पता चल रहा था कि बूढ़े शख्स का कहा एक एक लफ्ज बिल्कुल सही था।
एक डायन और जिंदात बस के चारों ओर मंडरा रहे थे। मैं उन्हें अंधेरे साए में भी साफ देख सकता था। डायन और जिन्नात की आंखों में बदले की आग साफ छलक रही थी। वे दोनों हमारे खून के प्यासे ही बस के दोनों ओर घूम रहे थे। फिर एक पल तो ऐसा आया कि डायन की चीख से बस के सारे शीशे टूट लोगों के जिस्म में जा घुसे। किसी का गला कट गया था तो किसी की छाती। एक और जो लोग आधे मरे थे, वो डर के मारे बस से बाहर निकलकर सुनसान जंगल की ओर दौड़ पड़े। लेकिन जिन्नात और डायन ने किसी एक को नहीं छोड़ा। काले साए के रूप में जिन्नात और डायन लोगों को अपने साथ खला में ले जाते और बड़ी बेरहमी से उनके जिस्म के टुकड़े कर उन्हें नीचे फेंक देते थे। इधर बस में भी मेरे चारों तरफ खून ही खून इकट्ठा हुए जा रहा था। अब बस में सिर्फ हम दोनों ही जिंदा बचे थे, मैं और एक बूढ़ा शख्स। कांच के टुकड़ों ने मुझे भी नहीं बख्शा और मेरे जिस्म को भी छलनी कर गए। पर मेरी सांसें अभी भी चल रही थीं। इस भयानक मंजर के बाद मैं अपना होश संभाल पाता, इससे पहले ही मुझे उस बूढ़े शख्स की चीखें सुनाई देने लगी। उस बूढ़े शख्स की आंखों में कांच के टुकड़े जा घुसे थे। वो पूरी तरह अंधा हो गया था। वो बस दर्द में चीख रहा था, तड़प रहा था। लगता है अब हम लोग जिंदा नहीं बचेंगे। वो डायन और जिंदात हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैं डरा सहमा बस की सीट के नीचे छिपा हुआ बस बूढ़े शख्स से कह रहा था और उस बूढ़े शख्स ने भी दर्द में तड़पते हुए मेरी बात का जवाब दिया। बूढ़ा, बेटा, किसी तरह हमें सुबह होने का इंतजार तो करना ही पड़ेगा। दूसरा और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास, बस किसी तरह ये रात कट जाए। बूढ़े शख्स की बात खत्म होती इससे पहले ही मुझे महसूस हुआ कि हम लोग हवा में ऊपर उठने लगे थे। जब मैंने खिड़की से बाहर देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। जिन्नात और डायन ने बस को हवा में उठा रखा और जोर जोर से उसे गोल गोल घुमाए जा रहे थे। ये मंजर इतना भयानक था कि दिल के टुकड़े होने लगे थे। पूरी बस अब खून से लाल हो चुकी थी। मैं और वो बूढ़ा शख्स अनगिनत लाशों के खून से पूरी तरह से भीग चुके थे। बाबा, रात काटना तो बहुत मुश्किल है। हमने जल्दी से कोई रास्ता नहीं निकाला तो हम भी इन लाशों के बीच एक लाश बनकर रह जाएंगे। बाबा, आप कुछ तो बोलो। मेरी इस बात पर बाबा ने जवाब देते हुए कहा, बूढ़ा, बेटा, एक ही रास्ता है। हमें किसी तरह आग का इंतजाम करना होगा, क्योंकि बुरी से बुरी ताकतें आग के आसपास भी नहीं भटकती। बस हमारे पास जलाने के लिए एक माचिस के अलावा और कुछ नहीं है। ये सुनते ही मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। बाबा, भले ही हमारे पास कुछ ना हो, लेकिन बस में तो डीजल भरा पड़ा होगा। उससे हम इस डायन और जिन्नात को दूर भगा सकते हैं। बाबा और मैं बात कर ही रहे थे कि बस कब खुद व खुद नीचे आ गई, हमें पता ही नहीं चला। पर अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि बस से डीजल कौन निकालेगा, क्योंकि बाबा अंधे हो चुके थे और मैं अपनी जान खतरे में नहीं डालना चाहता था। पर मन मारकर भी मैंने अपनी जान दांव पर लगाई और बस के बाहर जाने का फैसला किया। मैं अभी बस से डीजल निकाल ही रहा था कि मुझे बहुत तेजी से ठंड लगने लगी। मेरे आसपास काले साए भटकने लगे। मैं तुरंत ही समझ गया था कि वो डायन और जिन्नात मेरे आसपास ही मंडरा रहे हैं। मैं आधा बोतल डीजल ही गाड़ी से निकाल पाया था कि मुझे डायन की हंसी सुनाई देने लगी, जिसे सुनकर मैं कांपने लगा। मैंने कांपते हुए अपनी गर्दन ऊपर उठाई ही थी कि मैंने देखा कि वो डायन मेरे सिर के ठीक ऊपर हवा में उल्टी लटकी हुई है और मुझ पर ही हंसे जा रही थी। सच कहूं तो मैं भी समझ गया था कि मैं जिंदा नहीं बचूंगा। पर तभी बाबा ने चिल्लाते हुए कहा, बूढ़ा, ये लो बेटा माचिस और बस को ही जला दो। मेरी फिक्र मत करो। इतना कहकर बाबा ने खिड़की से माचिस बाहर फेंक दी, जो ठीक मेरे पैरों के पास ही आकर गिरी थी। मैं माचिस उठाने ही वाला था कि मैंने देखा कि बस के नीचे जिन्नात ड्राइवर के जिस्म से मांस नोचकर खाए जा रहा था।
उसके मुंह से ड्राइवर अंतड़ियां बाहर निकल रही थीं। ये खौफनाक मंजर देख मैंने डर के मारे डीजल की बोतल फेंक दी और तुरंत ही माचिस से बस में आग लगा दी। जिन्नात तो तुरंत ही साया बनकर गायब हो गया, पर बस ने आग पकड़ ली और वो बूढ़ा शख्स भी बस के साथ जिंदा जलने लगा। आग की रोशनी देख वो डायन और जिन्नात का कुछ पता नहीं था। मैं भी सुबह होने तक जलती बस की आग के साए में बैठा रहा और सूरज की पहली किरण के साथ ही वहां से चला गया। उस हादसे के बाद अब मैं किसी से भूत पिशाच जिन्नात या फिर डायन की बात नहीं करता। बस अब इन सब पर यकीन करता हूँ। ये हॉरर स्टोरी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। ऐसी और भी डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। आज की तीसरी कहानी का नाम है शमशान। हम कहानी में आगे बढ़ते हुए। मेरा नाम दुष्यंत है और मैं हरिद्वार के शमशान घाट में 12 सालों से काम कर रहा हूँ। यहाँ लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार करना, उनकी चिताओं को आग लगाना, फिर श्मशान घाट की सफाई करना मेरा काम होता था। लेकिन मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी जिसने मेरी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। मैं आज भी उस दिन को याद करके सहम जाता हूँ। अक्सर हम लोग लाशों को आग लगाने के बाद उनकी अस्थियों को इकट्ठा करवा के बची राख को गंगा में बहा दिया करते थे। मेरे पास अक्सर हवलदार और पुलिस इंस्पेक्टर का आना जाना लगा रहता था, क्योंकि मैं लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार सबसे कम खर्चे में किया करता था और मुझे ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती थी। पर फिर एक शाम शमशान घाट में एक इंस्पेक्टर मेरे पास एक अनजान लड़की की लाश को लेकर आया। इंस्पेक्टर, दुष्यंत, ऊपर से ऑर्डर है, जल्दी से निपटा डाल इसे। बहुत बड़ा सिरदर्द है ये। और सुन, अस्थियां बस्तियां वाला ताम जाम नहीं चाहिए। बस लाश को फूंक और सारा कुछ गंगा में बहा दे। गंगा मां सब माफ कर देगी। ये कहते हुए इंस्पेक्टर ने कफन में लिपटी हुई लाश को गाड़ी से उतारकर मेरे सामने रख दिया, जिसे देख मैंने इंस्पेक्टर से फिर कहा, दुष्यंत, पर साहब शाम के 6 बज गए। अर्थी सजाते सजाते ही रात हो जाएगी और रात को अंतिम संस्कार भी नहीं कर सकते हैं। वेदों में उसकी सख्त मनाही है। पाप लगता है साहब। मेरी इस बात पर इंस्पेक्टर कुछ सोचते हुए बोला। इंस्पेक्टर, नोटों की गड्डी थमाते हुए, अच्छा ऐसा है क्या? तो ये ले, रख ले। गंगा और गांधी, इन दोनों से या तो पाप धुल जाते हैं या फिर हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाते हैं। अब फालतू की तानेबाजी बंद कर, मुझे ऊपर भी जवाब देना होता है। इंस्पेक्टर ने अपनी पैंट की जेब से अनगिनत नोट निकाल मेरी शर्ट की जेब में ठूंस दिए और खुद कोने में जाकर बीड़ी पीने लगा। शायद सच ही कहा था उसने। गंगा और गांधी से अपने पापों को छिपाया और मिटाया जा सकता था। तभी तो मैं बिना कोई सवाल किए उस लड़की को जलाने के लिए अस्थियां सजाने लग गया। मैं कफन में दबी लाश को देख ही रहा था कि इतने में इंस्पेक्टर ने मुझे फिर से कहा, इंस्पेक्टर, यार दुष्यंत, वैसे ज्यादा लकड़ियां लगने नहीं वाली है। जवान थी ये, देख तो कितनी दुबली पतनी सी है। इसीलिए बोल रहा हूं, जल्दी से फूंक डाल इसे। कुछ देर बाद मैंने इंस्पेक्टर से फिर कहा, दुष्यंत, इंस्पेक्टर साहब, सब सेट कर दिया है मैंने। आप जरा लाश को हाथ लगाओ, चिता पर लिटाते हैं इसको। मैं अंतिम संस्कार के सारे इंतजाम कर चुका था। अब बस लाश को चिता पर लिटाकर उसे अग्नि देनी थी। इसलिए मैंने इंस्पेक्टर को अपने पास बुलाया था। इंस्पेक्टर भी मेरे बुलवाने पर मेरी मदद करने आ गया। हम दोनों ने लड़की की लाश को उठाकर उसको चिता पर लिटा दिया। उसका जिस्म तप रहा था। दुष्यंत साहब, कितना टाइम हुआ है इसे मरे हुए? इस पर इंस्पेक्टर ने कहा, इंस्पेक्टर, तुझे क्या करना? ज्यादा पुलिस वाला मत बन। ज्यादा बोलेगा ना तो इसके खून में तुझको ही अंदर कर दूंगा, समझा? मैं भी इंस्पेक्टर की बात सुन चुप हो गया। मैं हाथ में मशाल लेकर लंच को जलाने आगे बढ़ा ही था कि अचानक लाश के मुंह पर से कपड़ा उड़ गया और मेरी नजर उस लाश के चेहरे को ताकने लगी, जिसे देख मेरी रूह कांप गई। मैंने देखा कि वो लाश अपनी पलकें झपका रही थी। ऐसा लग रहा था कि शायद वो लाश रो रही थी, क्योंकि उसकी आंखों से निकले आंसू थम नहीं रहे थे। उस लाश को देख मैं भी एक पल को जिंदा लाश बन गया था और यही सोच रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है।
क्योंकि आज तक मैंने कभी किसी लाश को नहीं देखा था। मैंने इंस्पेक्टर से चीखते हुए कहा, दुष्यंत, इंस्पेक्टर साहब, ये मरी नहीं है, ये तो जिंदा है। ये क्या अनर्थ करवा रहे हैं आप मुझसे? मैं इंस्पेक्टर से कहता हुआ पीछे हट गया और मेरे हाथ से मशाल भी नीचे गिर गई। इस वक्त पूरे श्मशान घाट में सिर्फ हम दो लोग ही थे, इसलिए मेरी चीख सुनकर भी कोई हमारे आसपास भी नहीं भटका। धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा था कि ज्यादा पैसों के लालच में आकर मैं पाप करने जा रहा था। इस पर इंस्पेक्टर बोला, दुष्यंत, पागल तो नहीं हो गया है? कैसी बातें कर रहा है? वो एक लाश है और लाश सांस नहीं लिया करती। तेरा ये रोज का काम है, फिर भी तू ड्रामे कर रहा है। हालांकि रात हो गई है, पर डर क्यों रहा है? मैं हूं तो तेरे साथ। अब जल्दी से चिता को अग्नि दे, समझा? इंस्पेक्टर की बातें सुन मेरी सांसें तो शांत हो गई, पर मेरा मन नहीं। फिर मैंने अपना मन मारकर चिता को अग्नि देने के लिए आगे बढ़ा ही था। तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मशाल के आसपास काले साहे मंडरा रहे हैं और चिता से भी लकड़ियां अपने आप गिर रही हैं। मेरा मन बेचैन होने लगा, पर इसे नजर का धोखा मान मैं लाश के पास चला गया। फिर अचानक ही मुझे महसूस हुआ कि लाश ने मेरा हाथ पकड़ लिया और रोते हुए मुझसे कहने लगी। लाश बोली, प्लीज मुझे मत जलाओ, मैं जिंदा हूं। ये सब मुझे जिंदा जलाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इनका राज सामने ना आए। कम से कम तुम तो इनका साथ मत दो। मैं पेट से हूं, मां बनने वाली हूं। मुझसे बदला लेने के लिए मेरे इस बच्चे को तो मत मारो, प्लीज। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूं। लाश की बातें सुन मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी इंस्पेक्टर ने मुझे फिर टोकते हुए कहा। इंस्पेक्टर बोला, अरे, चिता के पास खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? अब क्या फिर लेक्चर दूं तुझे? एक बार में बात समझ नहीं आती क्या? बोला, लाश को जला तो जलाता क्यों नहीं है? अगर तेरे से नहीं होता है तो ला मुझे दे ये मशाल, मैं खुद ही फूंक डालता हूं उसे। इतना कहकर वो इंस्पेक्टर मेरे हाथ से मशाल लेने आगे बढ़ा ही था कि तभी मैंने उसी मशाल से इंस्पेक्टर का चेहरा जला दिया, जिसके दर्द से वो जोर जोर से छटपटाने लगा था। इंस्पेक्टर, कोई बचाओ मुझे, मेरा चेहरा जल गया है। इंस्पेक्टर, दुष्यंत, तूने मेरा आधा चेहरा जला दिया है। ये तूने अच्छा नहीं किया। इंस्पेक्टर अपना चेहरा छुपाए दर्द के मारे इधर उधर भटक रहा था और जोर जोर से चीख रहा था। पर जैसा कि मैंने पहले कहा था, हम लोगों के अलावा पूरे श्मशान घाट में कोई नहीं था जो उसकी मदद के लिए आ पाता। लाश की आंखें भी बस एकटक इंस्पेक्टर को ही तड़पते हुए देख रही थीं। उसकी आंखों में सुकून साफ झलक रहा था और मैंने भी अब ठान ली थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अब इस लड़की के बारे में जानना था जिसको इंस्पेक्टर जिंदा ही जलाना चाहता था। मैं भी अपने हाथ में मशाल लिए सीधा उस इंस्पेक्टर की ओर चल दिया और उसकी मशाल से उसे जिंदा चलाने की धमकी देते हुए बोला, अभी तो तेरा आधा चेहरा ही आग से झुलसाया है। अगर सच नहीं बताया तो लड़की के बजाय मैं तुझे ही जिंदा जला दूंगा। इंस्पेक्टर को आग में अपनी मौत दिखाई दे रही थी। उसने भी लड़खड़ाते हुए कहा, इंस्पेक्टर, हाँ, ये लड़की मरी नहीं है, जिंदा है। जैसे ही मैंने सुना, मेरा रोम रोम शिहर उठा था। दुष्यंत, पर क्यों इंस्पेक्टर साहब? आप ये अनर्थ क्यों करवाना चाहते थे, बताइए। अगर मेरे हाथों ये पाप हो जाता तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाता। क्यों किया आपने ऐसा, बोलिए। इस पर इंस्पेक्टर ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा। इंस्पेक्टर बोला, दुष्यंत, तुम शायद भूल रहे हो कि कानून अंधा होता है। हमें बस ऊपर से ऑर्डर दिए जाते हैं, जिन्हें हर हाल में हमें फॉलो करना होता है। और रही बात इस लड़की की, तो इसका भाई एक रिपोर्टर था जिसने कमिश्नर की नाक में दम कर दिया था। फिर कमिश्नर के कहने पर मैंने इसके भाई का एनकाउंटर कर दिया। लेकिन इसकी बहन काला जादू जानती थी, जिसकी मदद से इसने अपने भाई की आत्मा को वापस बुलाया और कमिश्नर को जान से मारने की कोशिश की। उसे इतना डराया कि वो पागल हो गया। और तो और इसने मेरी पत्नी को भी पागल कर दिया। मन तो किया कि इसका भी इसके भाई की तरह एनकाउंटर कर दूं, लेकिन मैं कमिश्नर की शपथ लेने वाला हूं, इसलिए बोल रहा हूं, तुझे और पैसे चाहिए तो बता, मैं करोड़पति बना दूंगा तुझे, बस किसी भी तरह से लड़की को फूंक डाल अभी के अभी। इंस्पेक्टर की बात सुन मेरे होश उड़ गए थे।
मेरे मन में बस इंस्पेक्टर की कही हुई बातें घूम रही थी, जिसके बारे में सोचते हुए मैंने खुद से कहा, दुष्यंत, मन में, मतलब कि वो मेरा भ्रम नहीं था। इस लड़की ने काले जादू की मदद से सच में ही मुझसे बातें की थी। पर मेरे मन को एक सवाल और नोच रहा था, जिसका जवाब मैंने इंस्पेक्टर से पूछा। दुष्यंत बोला, अगर ये लड़की जिंदा है तो तुमने इसके साथ ऐसा क्या किया जो ये हिल भी नहीं पा रही है? और इसने तो कहा था कि ये पेट से है, मरना नहीं चाहती है। इस पर इंस्पेक्टर ने हंसते हुए कहा। इंस्पेक्टर बोला, अच्छा, तो काले जादू की मदद से ये तेरे से भी बातें करने लगी? अरे, जब मैंने इसे घर से उठाया तो बहुत छटपटा रही थी, तो इसे शांत करने के लिए मैंने इसमें इतने इंजेक्शन ठोके कि पैरालाइज हो गई। और रही बात बच्चे की, तो गरीब की झोली में कौन सा दान किसका है, क्या मालूम। इंस्पेक्टर की सारी बात सुनने के बाद मैं खुद से बस यही कह रहा था, दुष्यंत, मन में, लोग तो पहले ही कब के मर चुके होते हैं। अंदर से ये शमशान तक आना, चिताओं का अंतिम संस्कार होना, ये सब तो सिर्फ एक रस्म है, खुद को झूठी उम्मीद और तसल्ली देने की, मोक्ष पाने की। मैं खुद से कह ही रहा था कि मेरा ध्यान भटकते ही इंस्पेक्टर ने अपनी रिवॉल्वर मुझ पर तानते हुए कहा। इंस्पेक्टर बोला, दुष्यंत, तेरा एनकाउंटर तो मैं अपने हाथों से ही करूंगा। मेरा चेहरा बर्बाद कर दिया तूने। इंस्पेक्टर मुझ पर गोली चलाने वाला था कि तभी तेज हवाएं चलने लगी। चिता पर लेटी हुई लड़की का कफन उड़कर मेरी रक्षा के लिए मेरे सामने आ गया। इंस्पेक्टर ने गोली चलाई भी, पर एक भी गोली कफन को चीर नहीं पाई। मैं सही सलामत ही कफन के दूसरी तरफ खड़ा रहा, मानो जैसे वो कफन कोई कपड़ा नहीं बल्कि कोई लोहे की दीवार हो। इंस्पेक्टर ने अपनी रिवॉल्वर की 6 की 6 गोलियां मुझ पर चढ़ा दी थी, पर एक भी मेरा बाल भी बाका नहीं कर पाई, और अगले ही पल वो कफन इंस्पेक्टर के जिस्म से लिपटकर उसका कदम घोटने लगा। इंस्पेक्टर का जिस्म उस कफन में कटने लगा था। वो दर्द के मारे चीख रहा था, तड़प रहा था, अपनी जान की भीख मांग रहा था। इंस्पेक्टर के जिस्म से लिपटा कफन उसके खून में भीग पूरी तरह से लाल हो चुका था। जाने मेरे मन को भी क्या सूझी, मैंने भी नीचे गिरी मशाल को उठाकर उसके फन में आग लगा दी। वो इंस्पेक्टर जिंदा ही जलने लगा था। कुछ देर तो उसकी चीखों की गर्माहट हवा में रही, लेकिन फिर धीरे धीरे सब कुछ रात के सन्नाटे की तरह शांत हो गया। इंस्पेक्टर के जलने के बाद मैंने उसकी अस्थियां गंगा में बहा दी और उस लड़की को लेकर घर चला आया। आज उस घटना को 8 साल हो चुके हैं। मैंने अब श्मशान में काम करना छोड़ दिया है। अब मैं एक छोटी सी नौकरी करता हूँ और मीना का ख्याल रखता हूँ। ये नाम मैंने उस लड़की को दिया है। उसके पेट में पल रहा बच्चा दवाइयों के रिएक्शन से पेट में ही मर गया था, पर वह आज भी मुझसे पलके झपकाकर बातें ही किया करती है। सच कहूं तो मैं मीना से प्यार करने लगा हूं, पर यह बात मैं उसे तब बताऊंगा जब वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। पर आप उससे कुछ मत कहना, पता है ना वो जादू जानती है। ये हॉरर स्टोरी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं। ऐसी और भी डरावनी कहानियां सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। अब हम बढ़ते हमारी दूसरी कहानी पर। का दिन था। सड़क पर बहुत कम लोग थे। पंकज अपने घर की तरफ जा रहा था। वो अभी अभी एक हॉरर फिल्म देखकर आ रहा था। शो 12 बजे रात को खत्म हुआ। फिल्म बहुत डरावनी थी, जिसकी वजह से पंकज उसी फिल्म के बारे में सोचता रास्ते पर चल रहा था। पंकज रास्ते में छोटी छोटी आवाजों से डर जा रहा था। डरे भी क्यों नहीं, फिल्म ही इतनी डरावनी थी। लेकिन उसका घर अभी दूर था और सबसे बड़ी मुसीबत उसके लिए ये थी कि रास्ते में शमशान घाट भी आता था। पंकज बार बार फिल्म के बारे में ही सोच रहा था और साथ ही साथ ये सोच रहा था कि आगे शमशान घाट भी है, उसे कैसे पार करूंगा। यही सोचते सोचते शमशान नजदीक आ गया था। हर तरफ घना कोहरा छाया हुआ था, जिसकी वजह से उसे कुछ साफ भी नहीं दिख रहा था। वो बस रास्ते पर चला जा रहा था। तभी शमशान का गेट आ गया। गेट देखते ही उसने उस तरफ देखने से मन ही मन मना कर दिया। अभी वो गेट पार कर ही रहा था कि उसको गेट के पास किसी छोटी बच्ची की रोने की आवाज आई। वो उस आवाज को सुनकर रुक गया।
उसने गेट की तरफ देखा पर कोहरा होने की वजह से कुछ नजर नहीं आया, पर आवाज लगातार आ रही थी। पंकज को उस तरफ जाना ठीक नहीं लगा, इसलिए उसने आवाज लगाई, कौन है, कौन वहां पर रो रहा है? पर कुछ जवाब नहीं आया, बस रोने की आवाज ही सुनाई दे रही थी। पंकज को लगा क्या पता कोई बच्ची खो गई हो, इसलिए वो उस आवाज का पीछा करते हुए कब्रिस्तान के तरफ चला गया। अचानक उसकी नजर एक विशालकाय पीपल के पेड़ पर पड़ी, जो कि रात के वक्त बहुत की ज्यादा खौफजदा कर रही थी। उसने देखा कि एक बच्ची फ्रॉक पहनी हुई है, जो ठीक उसी पेड़ के नीचे बैठी हुई है। उसी पेड़ के पास सिर को नीचे झुकाए अपने दोनों हाथों से चेहरे को ढकते हुए रो रही है। पंकज उसके पास चला गया और उसको चुप होने को कहा, पर उसने रोना जारी ही रखा। पंकज ने पूछा, बेटी तुम यहाँ अकेले, वो भी इतनी रात को क्या कर रही हो? उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, वो फिर भी लगातार रोती रही। यह देखकर पंकज को बहुत बुरा लगा और उस बच्ची पर तरस भी आया। वो आगे बढ़कर उस लड़की के कांधे पर अपने हाथ को रखता है, लेकिन वो एकदम से सहम जाता है कि उसका जिस्म बहुत ही ठंडा पड़ा हुआ है। सो सिर से पांव तक सिहर जाता है। वो अपने जिस्म से जैकेट उतारकर उस बच्ची के पीठ पर जैसे ही रखता है, वो लड़की अचानक से रोना बंद कर देती है और बिना सिर उठाए बोलती है, तुम चले जाओ यहाँ से, यहाँ कोई किसी का अपना नहीं होता। पंकज यह सुनकर बोलता है, अरे बेटे कैसी बात कर रही हो, तुम्हारे माता पिता कहाँ है? यह सुनते ही वो बोल पड़ती है, मेरे माता पिता ने मुझे यहाँ छोड़ दिया है और कहीं चले गए हैं। पंकज ने उससे पूछा, क्यों क्यों आखिर क्यों चले गए छोड़कर, और कहाँ चले गए? वो विचित्र लड़की बोली, क्योंकि मैं मर चुकी हूँ इसलिए। उसके इस जवाब सुनकर पंकज हक्का बक्का रह गया। पंकज को कुछ समझ नहीं आया कि वो कहे भी तो क्या। वो बच्ची बोली, उन दोनों का कब्र के बीच में ही मेरा कब्र भी है, चलो दिखाती हूँ। तभी वो लड़की उसकी तरफ मुड़ी और अपने चेहरे से अपने दोनों हाथों को हटाते हुए पंकज की तरफ बढ़ी। पंकज उसका चेहरा देखकर डर गया। उसका चेहरा बहुत ही ज्यादा भयानक था। पंकज की तरफ देखते हुए वो जोर जोर से हंसने लगी। यह देखते ही पंकज वहां से भागना चाहा, लेकिन वो अपनी जगह से तनिक भी हिल नहीं पाया। वो अपनी जगह पर ही खड़ी रही और उसके हाथ धीरे धीरे अपने आप लंबे होते चले गए। अगले ही पल पंकज की गर्दन उस बच्ची के पकड़ में थी। धीरे धीरे शिकंजा फंसते जा रहा था। पंकज के आंखों के सामने अब अंधेरा छाने लगता है और धीरे धीरे बेहोश हो जाता है। जब पंकज की आंख खुली तो उसे पता चला कि वो सपना देख रहा था, पर उस डरावने सपने में उस लड़की का भयानक चेहरा अभी भी उसके मानसिक पटल पर ताजी थी। परंतु उसे कहाँ पता था कि असली कहानी तो अब शुरू होती है। पंकज जब नींद से उठा तो उसके एक दोस्त जिसका नाम मनीष है, उसका फोन आता है और पंकज फोन उठाता है। मनीष, अरे पंकज आज फिल्म देखने चलेगा क्या? पंकज, कौन सी फिल्म? मनीष, अरे एक बहुत ही जबरदस्त भूतिया फिल्म है जिसका नाम इनाबेला है। हम एक बात, और आज रात का शो है। पंकज, ला, लेकिन रात को वो भी हॉरर फिल्म देखना सही होगा क्या? तभी मनीष से फोन लपकता हुआ रजत बोलता है, अबे तू एक नंबर का फट्टू ही रहेगा क्या? अब तू बच्चा नहीं रहा और मूवी देखने हम 4 लोग जा तो रहे हैं। पंकज, 4 कौन कौन? रजत, मैं, तू, मनीष और विकास। चल आधे घंटे में तैयार हो जा, हम 11:30 बजे तेरे घर आ रहे हैं, क्योंकि शो का टाइम 12 बजे का ही है। पंकज, ठीक है, आ जाओ, मैं तैयार ही मिलूंगा। पंकज के डरने की वजह कुछ और ही थी। ये वही फिल्म थी जो पंकज ने सपने में देखी थी। पंकज फोन रखने के बाद सोचने लगा कि ये तो बिल्कुल सपने की तरह ही है, पर उसने इसको इत्तेफाक समझकर फिल्म के लिए हाँ कर दिया था। थोड़ी देर में ही चारों फिल्म देखने चले गए। फिल्म देखने के बाद वो बाहर आए और फिल्म की बातें करते हुए घर की तरफ चलने लगे।
पंकज थोड़ा सा परेशान से दिखने लगा। उसकी वजह यह थी कि रास्ता बिल्कुल वही था जो पंकज ने सपने में देखा था। चलते चलते पंकज को सपने वाली बात याद आ गई। उसने अपना पूरा सपना अपने दोस्त को बताने की ठानी। उसने हिम्मत करके बोला, अरे सुनो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। सभी रुककर उसकी बात सुनने लगे। पंकज, तुम्हें मैं जो बताने जा रहा हूं उस पर शायद विश्वास न हो, लेकिन यह बात 100% सही है। मनीष, अरे कौन सी बात? बताएगा भी या पहेलियां ही बुझाता रहेगा? पंकज, पहले ये बताओ, क्या यह सच है कि किसी इंसान को किसी होने वाली घटना का पूर्वानुमान हो जाता है, या कोई घटना घटित होने से पूर्व उसको पता चल जाता है कि यह होने वाला है? रजत, यह बात सच है, क्योंकि अगर मैं आधे घंटे में घर नहीं पहुंचा तो मेरी जम के धुलाई होनी है। इस घटना का मुझे पूर्वानुमान है। रजत के इतना कहते ही पंकज को छोड़कर सभी ठहाके मार के हंसने लगे। काफी देर तक तीनों का हंसने का क्रम जारी रहता है। जब उन तीनों ने देखा कि पंकज नरमुंह लटका लिया है, तो फिर से रजत बोला, अच्छा बता, वैसे तूने पहले क्या देख लिया जो इतना परेशान है? पंकज ने बताया कि वह इस मूवी के अधिकतर भाग को आज अपने सपने में ही देख लिया था। उसकी बात सुनकर विकास बोला, इस बात में इत्तेफाक कहाँ, अगर ऐसा था ही तो फोन पर बता देता, हम लोग भी आज सपने में ही मूवी देख लेते, कम से कम पैसे तो बच जाते हमारे। विकास की बात सुनते ही अब और जोर जोर से मनीष और रजत इस बात पर हंसने लगे। तभी रास्ते में वो शमशान घाट आ गया। विकास, अच्छा सुन, ये वही शमशान है न जो तेरी सपने में था? ये कहकर वो फिर से हंसने लगा। तभी मनीष ने पंकज को कहा, चल हम शमशान में चलते हैं और अपनी कुछ फोटो लेते हैं और वो फोटो अपने दोस्तों को भी दिखाएंगे। यह सुनते रजत भी उत्सुक हो गया और बोला, हम सही कह रहा, काफी दिनों से कोई ग्रुप फोटो भी नहीं हुई है। अपने ग्रुप के प्रोफाइल के लिए इससे अच्छी जगह की यादगार फोटो तो हो ही नहीं सकती। पंकज इसलिए मना कर रहा था क्योंकि उसके मन में कहीं न कहीं वो सपने वाली बात से डर रहा था, पर उसके दोस्त उसको जबरदस्ती अंदर ले गए। चारों ने एक साथ अपनी शमशान में फोटो ली और सभी अपने घर चले गए। अगले दिन विकास ने अपने सारे दोस्तों को फोटोज देखने के लिए घर पर बुलाया। सभी लोग फोटो देख ही रहे थे तो उनमें से किसी एक ने बोला, अरे पंकज, ये तुम्हारी फोटो में खड़ी ये बच्ची कौन है? ये सुनते ही पंकज ने झट से वो फोटो ले ली और देखने लगा। उसने जो देखा उसको देखकर वो हैरान रह गया। उसने देखा कि उसके और उसके दोस्त के बीच में एक लड़की खड़ी है। फोटो में ये वही लड़की थी जो पंकज को उसके सपने में दिखी थी। पंकज का सपना सच हो चुका था। किसी को उस फोटो को देखने का बाद भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। सभी हैरानी भरी निगाहों से पंकज की तरफ देख रहे थे। मनीष, नहीं नहीं, यह सच नहीं हो सकता, मैं नहीं मानता इस फोटो को। विकास, भाई तेरे मानने न मानने से सच्चाई नहीं बदल सकती। जो सच है वो अब सबके सामने है, उसे झुठलाना इतना आसान भी नहीं है। रजत, नहीं, मैं भी इस इत्तेफाक से सहमति नहीं रखता। मनीष सच ही कह रहा है। यह भी तो हो सकता है कि ये तुम दोनों, पंकज और विकास, की चाल हो। मनीष, सही कहा, आजकल इतने एप्लीकेशंस एंड सॉफ्टवेयर्स हैं कि कुछ भी पॉसिबल है। मैं भी इस फोटो से सहमत नहीं हूं। पंकज, अच्छा ये बताओ, हमारे ऐसा करने से भला क्या प्राप्त होगा? रजत, वो सब मैं नहीं जानता, लेकिन केवल इस फोटो से तुम्हारी सपने वाली बात और पूर्वाभास वाली घटना को मैं सही नहीं मान सकता। पंकज, तो ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम दोनों आज 12 बजे के बाद उस कब्रिस्तान में जाकर खुद अपनी फोटो लेकर आओ, फिर हमें सुबह ही दिखाओ। जो भी सच होगा वो आईने की तरह सबके सामने होगा। विकास, हम बिल्कुल सही कहा, बोलो क्या कहते हो दोनों? उन दोनों की बात सुनकर दोनों एक पल के लिए सहम जाते हैं, क्योंकि वहां अगर कुछ हो न हो बात की बात है, लेकिन ऐसी ठंड में वो भी रात के 12 बजे के बाद ऐसी वीरान जगह जाना किसी के भी रोंगरोटे खड़े कर सकता था। पंकज, क्या हुआ मेरे बहादुर दोस्त? रजत था। ठीक है, इसमें घबराने वाली क्या बात है? मैं और मनीष आज रात को ही वहां जाके फोटो लेंगे।
अब कल दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाएगा। यह कहकर सभी अपने घरों की तरफ चले जाते हैं। रात्रि के तय वक्त पर मनीष और रजत शमशान की तरफ निकल पड़ते हैं। दोनों अब शमशान के गेट के पास खड़े हैं। घड़ी 12:30 की तरफ इशारा कर रही थी। दोनों बेधड़क अंदर पहुंच जाते हैं। गेट से जैसे ही दोनों अंदर पहुंचते हैं, सामने की तरफ वही विशालकाय पीपल का वृक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहा था। उसी वृक्ष के नीचे कुछ 8 से 10 छोटे छोटे मटके रखे हुए थे। कुछ मटके काफी समय से वहां पड़े होने की वजह से टूटे हुए थे। अचानक किसी बच्चे की रोने की आवाज आती है। इस आवाज को सुनते ही दोनों एकदम सहम से जाते हैं। चारों तरफ नजर दौड़ाने पर भी कोई नजर नहीं आता। मनीष, अरे ये हो न हो ये हमें डराने की चाल है। अब मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये उन दोनों की ही करतूत है। रजत, हाँ तू सही कह रहा। चल सालों को आज ऐसा मजा चखाते हैं कि जिंदगी भर भूत का नाम लेने पर भी थर्र थर्र कांपेंगे। दोनों गुस्से से उस आवाज का पीछा करते हुए आगे बढ़ने लगे कि तभी मनीष का पांव किसी चीज से टकरा जाता है। रजत, अरे संभल कर, तूने एक मटका तोड़ दिया। पता है, इसे लोग जादूटोना करने के बाद वीराने में छोड़ देते हैं, और जिस इंसान ने इसे तोड़ने या छूने का प्रयत्न किया तो यह उस इंसान का बुरा काल शुरू हो जाता है। मनीष, अगर तूने ज्यादा बड़बड़ किया न तो ये मटका उठाकर तेरे सिर पर दे मारूंगा। यह सुनते ही दोनों हंस पड़े। उनके उस हंसी से वो वीराना उनके ठहाकों से गूंज उठा। थोड़ी देर बड़ शांत होने के बाद दोनों जब पीपल के पेड़ के पीछे जा पहुंचते हैं, अचानक उनकी नजर सामने पड़ती है तो उनके दिल की धड़कनें रुक जाती है। सामने उसी विशालकाय वृक्ष के नीचे एक 7 से 8 साल की बच्ची सफेद फ्रॉक में बैठी रो रही थी। ठीक वैसे ही उस दिन की तरह अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को ढक कर रो रही थी। मनीष, अरे बेटे तुम अकेले इस सुनसान जगह पर क्या कर रही हो? रजत, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? और तुम इस जगह कैसे आई? उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। मनीष आगे बढ़ते हुए उस बच्ची के पास जाता है और जैसे ही उसके कंधे पर हाथ रखता है, उसे भी पंकज की तरह उस दिन जैसा ठंडक का एहसास होता है और झटके के साथ पीछे हट जाता है। रजत, अरे क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ कि तू? मनीष, अरे इसका बदन तो बर्फ की सिली की तरह एकदम ठंडा है। रजत, अरे तो इसमें घबराने वाली कौन सी बात है? इतनी ठंड में तो बिना स्वेटर के किसी की भी कुल्फी जम जाए, और ये तो वैसे ही छोटी सी बच्ची है। मनीष, हाँ तू शायद ठीक कह रहा है। चल इसे तू अपना जैकेट निकाल कर दे, क्योंकि तूने अंदर स्वेटर भी पहनी हुई है। फिर इसको इसकी माता पिता के पास छोड़कर वापस ले लेना। यह सुनते ही रजत अपने बदन से जैसे ही जैकेट निकालने लगा तो वो रोती हुई बच्ची एकदम से शांत होते हुए बोली, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे ठंड नहीं लगती। रजत, क्या तुम इंसान नहीं जो ठंड नहीं लगेगी? यह सुनते बच्ची बोली, अगर मैं हाँ कहूं तो? मनीष, अरे बेटा तुम्हारे माँ बाप कहाँ है, चलो हम छोड़ देते हैं। वो बच्ची इस बात को सुनते ही अपने चेहरे से हाथों को उठाते हुए बोली, मैं मर चुकी हूँ, इसलिए वो मुझे इस जगह छोड़कर चले गए हैं। उसका चेहरा देखते ही दोनों की हवा निकल गई। उस बच्ची का चेहरा बड़ा ही खौफनाक लग रहा था। उसकी पलकें झपकने का नाम ही नहीं ले रही थी। दोनों ने यह निश्चय किया कि इस वीराने में काफी समय से अकेले रहने की वजह से इसके ये हाल हो गए हैं। दोनों हिम्मत करके एक साथ बोले, बेटे तुम्हारे माँ बाप तुम्हें छोड़कर किस तरफ गए थे? वो बच्ची वहीं बैठे बैठे शमशान के दूसरे कोने की तरफ इशारा करती है। वो दोनों उस बच्ची का हाथ पकड़ कर उस तरफ चल पड़ते हैं। मनीष, बेटी तुम्हारा नाम क्या है? वो बच्ची बोली, यहाँ कोई भी रिश्ता मरने के बाद काम नहीं आता, इसलिए बेहतर होगा कि मुझे बार बार बेटी ना बुलाओ। उस बच्ची की बातें सुनकर दोनों एक दूसरे का मुंह ताकने लगते हैं। रजत, फिर भी तुम्हें बुलाना होगा तो किस नाम से बुलाएंगे? वो बच्ची बोली, मुझे नहीं लगता कि आज की रात के बाद तुम्हें मुझे बुलाने की जरूरत भी पड़ेगी।
लेकिन तुम्हें जानकारी के लिए बता दूं कि मुझे मेरे माता पिता जो यहाँ इस जगह लेटे हुए हैं, लेटने से पहले बुलबुल कहकर बुलाते थे। यह कहते हुए उस बच्ची ने सामने 2 पुराने कब्र की तरफ इशारा कर दिया। उस कब्र को देखते ही दोनों की हालत अब फिर से खराब हो चली थी। अब डर धीरे धीरे उन दोनों पर हावी होने लगा था। रजत, ओह मुझे बड़ा दुख है कि तुम्हारे माता पिता तुम्हें छोड़कर इस दुनिया से चले गए हैं। लेकिन तुम इस वीराने में कैसे अपनी जिंदगी गुजार रही हो? वो बच्ची सुनते ही बोली, वो सब छोड़ो, तुम जो अपना काम करने आए हो उसे जल्दी पूरा करो। इससे पहले कि मेरे पापा की यहाँ लेटे लेटे नींदनी खराब हो, फटाफट फोटो लो और निकलो यहाँ से। ये सुनते ही दोनों कांपने लगे और माथे पर भय के मारे पसीने की बूंदें अंकुरित हो चुकी थी। उन दोनों को अब पता चल चुका था कि मजाक मजाक में दोनों ने प्रतिष्ठा पर अपने प्राण दांव पर लगा दिया था। वो बच्ची टकटकी लगाकर उन दोनों को देखे जा रही हो जैसे सच में उन दोनों को वहां होने वजह का खामियाजा भुगतने वाले हों। रजत ने हिम्मत करते हुए अपनी जेब से मोबाइल निकाला और उस बच्ची के साथ, जो अपना नाम बुलबुल बता रही थी, उसके साथ तीनों की सेल्फी लेने लगा। जैसे ही उसने कैमरे को ओपन किया, उसके हाथ थर थर कांपने लगे। मनीष की नज़रें जब मोबाइल के स्क्रीन पर पड़ी तो यह देखकर उसका मुंह खुला का खुला ही रह गया कि मोबाइल के स्क्रीन पर मनीष और रजत ही दिख रहे थे, वो बच्ची तो बिल्कुल ही नज़र नहीं आ रही थी। जैसे ही रजत ने हिम्मत करके फोटो क्लिक की और दोनों ने खोपड़ी घुमाकर देखा तो वो बच्ची उन दोनों के बीच ही खड़ी थी और दोनों को देखकर स्माइल दे रही थी। उसकी इस हरकत से दोनों के दोनों वहीं बेहोश हो जाते हैं। सुबह जब दोनों की आंखें खुलती हैं तो दोनों खुद को हॉस्पिटल में पाते हैं। दोनों एक दूसरे को आसपास लेटे हुए देखकर राहत की सांस लेते हैं। उन दोनों को कुछ दिनों तक जबरदस्त बुखार भी रहता है। जब वो दोनों कुछ दिनों बाद सामान्य स्थिति में आते हैं तो विकास और पंकज दोनों से मिलने के लिए जाते हैं। जवाब में रजत कुछ नहीं कहता, वो अपना मोबाइल आगे बढ़ाता हुआ पंकज के हाथ में थमा देता है। पंकज की नज़र जैसे ही उस रात शमशान वाली फोटो पर उड़ती है, उसके तोते उड़ जाते हैं। यह देखते विकास उसके हाथ से मोबाइल लपकते हाथ देखता है कि उस फोटो में वही लड़की उन दोनों के बीच में खड़ी है और अजीब सी स्माइल कर रही है। उन तीनों के पीछे 2 बड़ी और पुरानी कब्र है और ठीक उन्हीं 2 कब्रों के बीच एक छोटा सा कब्र भी मौजूद है जिस पर यह लिखा हुआ था, हमारी बुलबुल बिटिया, तुम हमेशा हमारी यादों में जिंदा हो और कहीं न कहीं हमारे साथ मौजूद रहोगी। सन 2011 से सन 2018, आज भी वो चारों की जब भी उस फोटो को देखते हैं तो उन सभी के रोंगरोटे खड़े हो जाते हैं। ये हॉरर स्टोरी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। ऐसी और भी डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब करें।